हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। और मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका इसमें देखा है ह्यूमन ज्योग्राफी, और हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर चल रहा है आपका प्राइमरी एक्टिविटी। और इसी प्राइमरी एक्टिविटी के लेसन नंबर 4 है। तो हमने भोजन, आखेट इत्यादि चीजों को देख चुके हैं। निर्वाह कृषि के विषय में पढ़ चुके हैं। चरवासी पशु, वाणिज्यिक पशुपालन क्लियर है। कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में। कल हमने निर्वाह मतलब हमने जो अब कृषि है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ा। पहले हमने निर्वाह कृषि के विषय में पढ़ा, फिर हमने आदिम कालीन जो कृषि होती है हमने उसके विषय में पढ़ा, और आदिम कालीन कृषि पढ़ने के साथ साथ हमने गहन जो आपका निर्वाह कृषि है उसके विषय में जानने का प्रयास किया। देखिए एक बार कौन कौन सी होती है। क्लियर है। गहन निर्वाह में एक तो वो है जिसमें चावल की फसल के साथ प्रधानता होती है, एक वो है जो आपके बिना चावल वाली कृषि, यानी एक चावल प्रधान गहन कृषि, एक चावल के बिना गहन प्रधान कृषि है। उन सबको हमने इसमें देखने का, जानने का प्रयास किया कि क्या है ये सब। क्लियर है। क्लियर है। ध्यान देंगे आप। देख लिया। रोपण कृषि को पढ़ा हमने कि रोपण कृषि क्या होती है, किसको आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये आपको देखना चाहिए। देख लिया। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि कैसे आपका मिक्स एग्रीकल्चर होता है। और डेयरी फार्मिंग का जो है यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के पास पास जो और क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में आपका क्या होता है, डेयरी फार्मिंग होती है। बड़ी प्रसिद्ध है कि डेयरी फार्मिंग। क्लियर है। जैसे कि कैडबरी क्षेत्र है तो उसकी कैडबरी डेयरी मिल्क आती है। क्लियर है। तो वो कैडबरी क्षेत्र से ही है कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इतना हम कल लोग ये सब आपका देख चुके थे। मेडिटेरियन कृषि को हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए मेडिटेरियन से ही हम लोग शुरू करेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि किस प्रकार की होती है और क्या क्या चीजें हैं इसमें, और इसके अंतर्गत उनको बात करेंगे। तो हम लोग आपका एक एक करके यहाँ तक इन सारी चीजों को आपका देख चुके थे। हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि जो है उनको हम लोग आपका देख रहे थे। तो भूमध्य कृषि अति विशिष्ट प्रकार की जलवायु है। इसमें भूमध्य सागर के संपर्की क्षेत्रों में दक्षिण यूरोप से उत्तरी यूरोप यूरोप में होती है। तो क्षेत्र कहाँ है आपका, बेसिकली विशिष्ट प्रकार की है, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी यूरोप की तरफ होती है। क्लियर है। आगे देखो। कजाकिस्तान में सामूहिक फार्म अंगूर का संग्रहण करता है। कि जो सामूहिक फार्म है वो आपका संग्रहण कर रहा है उन सब चीजों का, उनको हम लोग आपका इसमें देख रहे हैं। कृषि के लिए सब्जी, खेती और उद्यान। तो बाजार के लिए जो आप सब्जी उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके लिए जो उद्यान है, उन सब विषयों को हम लोग आपका देखेंगे। कहाँ पर हम कृषि करते हैं, कहाँ पर खेती करते हैं, कहाँ पर कुछ करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखें। इस प्रकार कृषि में मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प की मांग नगरीय क्षेत्र में होती है। कृषि की खेतों का आकार छोटा होता है। खेत अच्छे यातायात बहु संसाधनों द्वारा, मशीनीकृत केंद्रों द्वारा और उच्च आय वाले उपभोक्ता होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च आय वाले उपभोक्ता। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता। कैसा होता है? जो गहन श्रम है वो होते हैं, और जो अधिक पूंजी है उनकी आवश्यकता होती है। ठीक इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी और आपका हरित गृह और शीत क्षेत्र
हरित गृह और शीत क्षेत्र, कृत्रिम ताप, और इसमें कृषि का उपयोग होता है। क्या होता है? इन सब में जो कृषि है उसका भी उपयोग होता है। इस प्रकार कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्व विभाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विस्तृत है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व है। नीदरलैंड पुरुष में विशिष्टीकरण, यहाँ का बागवानी फसल और विशिष्ट टूलिप प्रकार के, पूरे यूरोप और प्रमुख शहरों में ये सारी चीजें आपका भेजी जाए। क्लियर है? ये क्या है? ये सारी चीजें आपका जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। जहां पर आपका केवल कृषक आपका सब्जी ही पैदा कर रहे हैं और ट्रक भर भर के जा रही हैं तो उनको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। तो ऐसा मत करना कि आपका ट्रक के अंदर कृषि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रक फार्मिंग का मतलब वहां का जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के ऊपर कोई हमने कहा है कि ये ट्रक फार्मिंग है। क्लियर है? और ट्रक फार्म में बाजार के माध्यम से दूरी और कुछ रात भर तय करते हैं, उस आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा जाता है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कृषि के उद्यान के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है और इसमें विशेष गाय बैल के आपके कुकुर होते हैं, कुकुर मतलब मुर्गे होते हैं, कारखानों में तैयार किए जाते हैं, भोजन रखा जाता है एवं उनकी बीमारी को भी ध्यान में रखा जाता है। भवन निर्माण, यंत्र खरीद, प्रकाश, ताप व्यवस्था, पशु चिकित्सा, ये सारी चीजों की इसमें आवश्यकता होती है और इनको आवश्यकता के आधार पर रखा और देखा जाता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रहे कि सब्जी के लिए खेती किस प्रकार से होती है, क्या है। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। देख लिया? अब ये डेयरी फार्मिंग है। तो डेयरी फार्मिंग ये आपका इन कुछ रीजों में, यूरोप की जो ऊपर वाली कंट्रियां हैं जो आपका अटलांटिक के आसपास के लगती हैं क्योंकि वहाँ घास के मैदान ज्यादा हैं, ज्यादातर वहाँ गाय पाली जाती है, भैंस वैसे अपना कल्चर नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सी के जो आसपास है ये वाला क्षेत्र बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में हल्का फुल्का ये क्षेत्र भी है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब जो आपका डेयरी फार्मिंग करता है। भारत में डेयरी फार्मिंग होती है लेकिन इतना बड़ा कमर्शियल लेवल पर नहीं है जितनी बड़ी आपके विश्व में। हम लोग अपना छोटा लेवल पर ही कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, उसी के आधार पर बेचते हैं, उसी के आधार पर करते हैं, उसी के आधार पर इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है? और बात क्लियर है? इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए महसूस करते हैं कि कैसे कैसा किस प्रकार से होता है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए सब्जी क्या होता है, इस तरीके से आप खेतों में बोते हैं हम लोग। आप देखते हैं जो भी शहरों के पास आपके गांव होते हैं वो ज्यादातर गांव क्या करते हैं, आपका सब्जियां बोते हैं। और जब ये लोग आपकी सब्जी बोते हैं तो इन्हीं सब्जी को बोने के साथ आप देखेंगे शहर के आसपास जो जमीन होती है वही सब्जी आपकी मंडियों में जाती है बिकने के लिए। आ जाती है मंडियों में जाती है बिकने के लिए। अब ऐसे मंडी में पहुंचती हैं, वहां से ऐसे आपके ट्रक वाले लेकर आते हैं और ठेले वाले उनको खरीद कर सब्जी को गांव गांव गली गली या बाजार के माध्यम से उनको बेचते हैं। लोग उनको खरीदते हैं, लोग उनको देखते हैं और यहाँ आपको दिखाई देगा ये सारी चीजें आपको। क्लियर है? सब्जी वगैरह हाँ देखिए, प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर और पशुपालन का महत्वपूर्ण लक्षण है। कृषि करने के क्षेत्र में संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। कृषि संगठन कृषक खेतों के आधार पर अपना अधिकार एवं उसका सरकारी नीतियां हैं जो कृषि में सहायक होती है और से आपका प्रभावित होती है। उनसे भी कैसी होती है? नीतियों से भी। हमारी जो कृषि है गवर्नमेंट पॉलिसी से भी हमारी कृषि को बढ़ावा मिलता है
और आपकी नुकसान मिल जाती है। मान लीजिए अगर एमएसपी अच्छा मिलेगा, खाद बीज में सब्सिडी मिलेगी, अच्छे चीजों के आपका अगर नई नई किस्म के जो बीज आएंगे तो किसानों की पैदावार को आपका अच्छा बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सहकारी कृषि की। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, कह रहे जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, कोऑपरेटिव लोग मिलकर करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इन सबको मिलाकर, उन सबको मिलाकर एक सहकारी कोऑपरेटिव कृषि कहते हैं। इसमें कृषिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं और सहकारी रूप से कृषि कहा जाए। ठीक है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार के रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में अपने आने वाली सभी चीजों की खरीदने, कृषि उत्पादन करने, उचित मूल्य पर बेचने, सस्ती दरों का प्रशासित करने, उनके जोड़ने के लिए इत्यादि सारी चीजों को हमने देखा जाता है, करा जाता है, महसूस। ठीक है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और एक पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इस डेनमार्क में मिली, जहां पे टीएकेसी का सदस्य डेनमार्क सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से कृषक आंदोलन का सदस्य क्या था? कृषक आंदोलन के रूप में वो आपका सदस्य के रूप में रहा। क्लियर है? देख लिया आपने? यहाँ तक बात करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। सामूहिक कृषि की बात करते हैं कि क्या होता है। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कैसे होता है? समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह है रूप सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ। कह रहे जो हम कृषि करते हैं इसी प्रकार कहां से लिया हमने? सोवियत संघ से प्रारंभ किया, जहां कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भर प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि का प्रसार किया गया है। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खलजोड़ा के नाम से जाना जाता है। सभी कृषि अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुपालन, श्रम से मिलकर कृषि कार्य करते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि एक छोटा सा भाग अधिकार में रखते भी हैं। कह रहे हम कहाँ भेज देते हैं? भूमि के सुधार में इनको भेज देते हैं और इसी के आधार पर इसको रखते भी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सामूहिक कृषि एक अच्छा प्रकार है, एक अच्छा रूप माना जाती है खेती का, कृषि का, और ये हमको आपका देखना चाहिए। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं खनन की। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की अवस्था देखी गई है। यार जो इतिहास में खनिज है, इन खनिजों की जो खोज है, उन खोजों की जो है अवस्था देखी गई है। जैसे ताम्र युग, कांसा युग, लोहा युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ, जो निरंतर इसका महत्व जो है आपका बढ़ता चला गया। क्या हुआ? जो इसका महत्व है वो निरंतर आपका बढ़ता चला गया। ठीक है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। खनन कार्य को लाभप्रद दो बातें रखी जाती हैं। भौतिक कारक, जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार व श्रेणी व उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित है। दूसरा है आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग और बाप के तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग और अवसंरचना के विकास की चीजों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है और आपका देखा गया है। क्लियर है? और इसके लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात और श्रम के होने वाले व्यय पर व्यय जो है उस पर ये सारी चीजें आपका डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को हम लोग इसके आधार पर ही इन सब चीजों को देखकर प्रयास करते हैं कि कैसे क्या कुछ किस प्रकार है और कैसे हम खेती करेंगे। सामूहिक कृषि का मतलब क्या है कि लोग आपका मिल रहे हैं,
एक साथ आकर मिलकर खेती करते हैं, सामूहिक श्रम करते हैं, ये देखा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं खनन की, और खनन में बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, धातु। और देखिए 3 ही युग हमारे आए हैं, हम खनिजों को हमने युग के आधार पर देखा। एक में ताम्र युग जिसमें तांबे का प्रचलन था, एक कांसा युग, एक लोहा युग। और आप जानते हैं इन सब का उपयोग औजार बनाने, मूर्ति बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने के लिए किया था। लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के प्रयोग ने मानव संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक रूप बदल दिया। हल, जब लोहा बना तो उससे हल बना, हल बना तो मिट्टी अधिक गहर तक जुता सकी, और इसी जुताई की वजह से क्या हुआ, ये बड़ी चीजें सरल और संपन्न रूप से आपका आगे। देख लिया। आप देखिए खनन होता कैसे है, ये ड्रिलिंग को आप लोग देखेंगे। जो ड्रिलिंग है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी ड्रिलिंग होती है। होता क्या है, मान लीजिए पहले खनन खोनी जाती है, तो ये आपका तालाब, ये आपका समुद्र है, इसको सी देखते हैं। आप ड्रिल के माध्यम से इसमें ड्रिल करते हैं, फिर कूपी के माध्यम से उन सब चीजों को निकालते हैं। इसमें एक साथ निकलता है कच्चा तेल, मिट्टी, सब निकलता है। फिर उसके ज्यादा फिल्टर किया जाता है, और उसी फिल्ट्रेशन के बेसर पर हम ये सारी चीजों को देखते हैं। क्लियर है। उसी फिल्टर के आधार पर तब आप कहते हैं। आगे बढ़ जाए। इस तरीके से कॉपी के माध्यम से ये खनन क्रिया जो है आपकी संपन्न होती है। ठीक है, चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। ये खनन की कुछ विधियां हैं, किस प्रकार से हम खनन को करते हैं, क्या खनन की अवस्था है, स्थिति है, खनिज में सुधार है, भूमिगत कूपी के माध्यम से खनिज जो है आपके खनन किया जाता है, उसके प्रकार, उसकी गहराई के आधार पर कितने कितने गहरे होते हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। और इसी आधार पर बर्मा से माध्यम से ड्रिल करते हैं, और ड्रिल के माध्यम से हम इन सब चीजों को देखते हैं कि भाई कितनी कितनी गहरी ये आपके जा रही है और कैसे इनका विकास हो रहा है। क्लियर है। अभी देखिए ये क्या है, ये बेसिकली आपकी ड्रिल के माध्यम से होता है। जैसे मानने के पहले हम लोग जांच करते हैं, फिर जांच करने के बाद फिर ड्रिल करी जाती है। ड्रिल करने के बाद में उसमें फिर पाइप लगाया जाता है, पाइप से उसको चेक किया जाता है, फिर चेक करने के बाद फिर ड्रिल करते हैं। फिर हम उसमें से क्या निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, और यही क्रूड ऑयल अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। क्लियर है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत